लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इवेंट ऑफ लेबर, जिसके अंदर जो मेन हमने टॉपिक पढ़ा था वो था मैकेनिज्म ऑफ लेबर। आई बात समझ में? अब जो हमारा टॉपिक है अभी का वो है मैनेजमेंट ऑफ लेबर। तो देखो, जिस तरीके से आपने पढ़ा कि लेबर को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, उसी तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लेबर के लिए आप कभी भी बात करोगे तो 4 स्टेज की बात करेंगे। आई बात समझ में? लेबर के लिए कभी भी आप बात करोगे तो कितने स्टेज की बात करेंगे? 4 स्टेज की। तो आपके पास में देखो, मैनेजमेंट ऑफ लेबर में हम फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आई बात समझ में? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है माइंड के अंदर? तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं? देखो, फर्स्ट स्टेज में बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले आपके पास में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सबसे पहले आपके पास में जो है प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लेबर इज सेफ डिलीवरी। ये ध्यान रखना, आप कुछ भी मैनेजमेंट करो उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही प्रिंसिपल है, एक ही पर्पज है कि डिलीवरी जो है सेफ हो। सेफ डिलीवरी इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लेबर। उसके बाद सेकंड हम क्या कराते हैं? देखो, फर्स्ट हो गया आपके पास में मैनेजमेंट, सेकंड रेस्ट एंड एम्बुलेशन। रेस्ट एंड एम्बुलेशन, रेस्ट कब तक रेस्ट कराएंगे? व्हेन मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड। जब मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाएगी तो हम रेस्ट कराएंगे, और जब तक मेम्ब्रेन रप्चर्ड नहीं है तब तक हम क्या करेंगे? इंटेक्ट है तब तक उसको जो है घुमाते फिराते रहेंगे, जिससे कि जो है कॉन्ट्रेक्शन जो है ज्यादा बढ़ते रहे। एम्बुलेशन से क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन जो है बढ़ते हैं। तो रेस्ट, जब मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाए, एम्नियोटिक जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर्ड हो जाए तो हमें उसको रेस्ट करा देंगे। मेम्ब्रेन रप्चर्ड होते क्या? रेस्ट। और एम्बुलेशन कब कराएंगे? जब तक कि मेम्ब्रेन जो है रप्चर्ड नहीं हुई। व्हेन मेम्ब्रेन इंटैक्ट, इंटेक्ट का मतलब रप्चर्ड नहीं हुई है, तब तक हम क्या करेंगे? उसको एम्बुलेशन, मतलब एम्बुलेशन का मतलब है चलाना फिरना, ना, उसको चलने फिरने के लिए कहेंगे। डाइट की बात करें कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आप क्या डाइट देंगे, तो इसके अंदर हम सेमी सॉलिड, आप सेमी सॉलिड डाइट दे सकते हो या फिर लिक्विड डाइट दे सकते हो। हार्ड डाइट, स्पाइसी वगैरह सब बंद है। सेमी सॉलिड मतलब दलिया दे सकते हो आप। अब पूछा जाए एनाल्जेसिक, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कौन सी दे सकते हैं? पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। जब तक कि डायलेशन जो है 8 सेंटीमीटर से कम है तभी इसको दे सकते हैं। अगर डायलेशन 8 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो फिर इसको हम नहीं दे सकते। क्लियर? उसके बाद और क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे? पल्स लेंगे, पल्स इन एवरी 30 मिनट। पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में पल्स कितनी देर में ली जाती है? 30 मिनट में। बीपी की बात कर लें, बीपी इन एवरी 4 आवरली, हर 4 घंटे में। और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर एवरी हाफ आवरली। हर आधे घंटे में, सॉरी, टेम्परेचर हर 2 घंटे में, सॉरी, एवरी
2 आवरली। और मेन चीज है फीटल हार्ट रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सी भी स्टेज हो, हर स्टेज के अंदर जो मेन मैनेजमेंट, मेन इंटरवेंशन जो है वो है फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। ध्यान रखना, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपसे मेन चीज पूछा जाए तो मेन चीज क्या है? फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो आपके पास में क्या है? फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग कितनी देर में करनी है? हर आधे घंटे में, एवरी हाफ आवर। क्लियर? उसके बाद असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, कितना डायलेशन हो रहा है? सर्वाइकल डायलेशन कि कितना डायलेशन हो रहा है? असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, कितना डायलेशन हो रहा है, कितना, कितने फिंगर डायलेशन हो चुका है। आगे बात समझ में? उसके बाद में रिकॉर्ड ऑल लेबर स्टेज प्रोग्रेस। लेबर स्टेज की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ करेंगे। आगे बात समझ में? पार्टोग्राफ क्यों किया जाता है? ध्यान रखेंगे, पार्टोग्राफ इसलिए किया जाता है कि रिकॉर्ड ऑल स्टेज ऑफ, रिकॉर्ड ऑल स्टेज प्रोग्रेस, कि हर स्टेज में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, हर मिनट में कितना डायलेशन हो रहा है, कितना एफेसमेंट हो रहा है, मेम्ब्रेन इंटेक्ट है या नहीं है ना। तो लेबर की प्रोग्रेस को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे पार्टोग्राफ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। पार्टोग्राफ में देखो क्या क्या चीज चेक करते हैं। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि लेबर की प्रोग्रेस को देखने के लिए, असेस करने के लिए आप कौन से ग्राफ का यूज करते हैं? तो उसका नाम है पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ की खोज किसने की थी? फिल पोर्टर ने। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, फिल पोर्टर। क्लियर? पार्टोग्राफ की खोज किसने की थी? फिल पोर्टर ने। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है कौन कौन से कंटेंट होते हैं? तो इट इंक्लूड फॉलोइंग कंटेंट। इट इंक्लूड फॉलोइंग कंटेंट, कौन कौन से? देखो आपके पास सबसे पहले फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। पार्टोग्राफ में क्या क्या करते हैं? सबसे पहले फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, मेन कंपोनेंट जो है इसका वो है फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। सेकंड आपके पास में पेल्विक एग्जामिनेशन 4 आवरली। और थर्ड आपके पास में क्या आता है इसके अंदर? मेम्ब्रेन स्टेटस। अब मेम्ब्रेन स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर देखो मेम्ब्रेन का स्टेटस जो है 4 तरीके का हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा? जिसको शॉर्ट में आप क्या देखिए, पार्टोग्राफ के अंदर मेम्ब्रेन का जो स्टेटस होता है 4 तरीके का हो सकता है। आईसीएमबीआर, आईसीएमबीआर, आई से इंटैक्ट, की अभी जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल सही है, कहीं से कोई रप्चर्ड नहीं हुई है, मेम्ब्रेन क्लियर है। सी से मेम्ब्रेन में जो है मिकोनियम है, मिकोनियम स्टेनिंग मेम्ब्रेन है, मिकोनियम का कलर का मेम्ब्रेन हो चुका है। बी से जो है मेम्ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है। और आर से जो है मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो चुकी है। क्लियर? अब बात करते हैं, देखो यहाँ मेम्ब्रेन की बात चल रही है तो मैं यहीं पे आपको एक बात बता दूं कि मेम्ब्रेन जो है वैसे तो अप्रोक्सीमेटली नेचुरली रप्चर्ड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ROM। ROM का मतलब होता है रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन। ये नेचुरली होता है अपने आप। और अगर कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं आ रहे, कॉन्ट्रैक्शन अगर सही नहीं आ रहे तो उस कंडीशन में हम AROM करते हैं।
ये बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रेक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए हम AROM, AROM का मतलब होता है आर्टिफिशियल रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन। बाहर से आप मेम्ब्रेन को रप्चर्ड करेंगे और मेम्ब्रेन को रप्चर्ड करके कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाएंगे। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, लेकिन क्या पूछ लिया जाता है, देखो AROM, आर्टिफिशियल रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आर्टिफिशियल रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन जो है कोचर फोर्सेप के द्वारा, ध्यान रखेंगे इसका नाम कोचर फोर्सेप, कोचर फोर्सेप के द्वारा जो है आपके आर्टिफिशियल रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन किया जाता है। आगे बात समझ में। कभी कभी क्या होता है, मेम्ब्रेन की बात चले, कभी कभी क्या होता है, जो बेबी होता है ना, ध्यान से देखें, देखो कभी कभी जो बेबी है वो मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ ही आता है, मेम्ब्रेन जो है ऐसे कैसे इंटेक्ट रहती है और बेबी जो है मेम्ब्रेन समेत बाहर आ जाता है। जब बेबी मेम्ब्रेन समेत बाहर आ जाए, ये बात ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं फ्यूल बर्थ। फ्यूल बर्थ का मतलब है डिलीवरी ऑफ बेबी विथ मेम्ब्रेन। क्लियर, मेम्ब्रेन के साथ में बेबी की डिलीवरी हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूल डिलीवरी। ये ध्यान रखना। देखो एक बात और बता देता हूं, मेम्ब्रेन का रप्चर्ड होने से क्या फायदा है। मेम्ब्रेन जैसे ही रप्चर्ड होगी, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएंगे, कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे मेम्ब्रेन रप्चर्ड होती है, कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर माइंड के अंदर। अब देखो पार्टोग्राफ जो है इसके अंदर दो लाइनिंग होती है। अगर हम पार्टोग्राफ निकाल रहे हैं तो पार्टोग्राफ में दो रिजल्ट निकलते हैं। एक लाइन तो होती है अलर्ट लाइन, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो वो होती है 4 सेंटीमीटर पे। तो मैं बता दूं, जब आप ग्राफ बनाओगे, अभी केवल पढ़ना है आपको। और एक होती है एक्शन लाइन, वो होती है 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेज का क्या क्या मैनेजमेंट होता है वो है। उसके बाद हम देखो आगे पढ़ते हैं एक और मेन मैनेजमेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे, कि वेजाइनल डिलीवरी के लिए हम कुछ एग्जामिनेशन करते हैं कि जो है नेचुरल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके लिए हम एक एग्जामिनेशन करते हैं और एग्जामिनेशन करके एक स्कोर बनाते हैं। अगर स्कोर नॉर्मल है तो वेजाइनल डिलीवरी हो जाएगी। उस स्कोर को बोलते हैं बिशॉप स्कोर, बाइसॉफ स्कोर। बाइसॉफ स्कोर ये क्या होता है, देखो इट इज एग्जामिनेशन है एक तरीके का, ध्यान रखना, एग्जामिनेशन फॉर वेजाइनल डिलीवरी। एक स्कोर मिलता है इससे और हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेजाइनल डिलीवरी होगी या नहीं। या फिर ये जो बाइसॉप स्कोर हमें मिलेगा, ये क्या शो करेगा, ये करते क्यों, वेजाइनल डिलीवरी को देखने के लिए कि वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके लिए हम बाइसॉप स्कोर करते हैं। और अगर बाइसॉप स्कोर सही मिल गया तो इसका मतलब जो है लेबर के लिए तैयार है लेडी। तो बाइसॉप स्कोर एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है, रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब तैयार है, रेडीनेस फॉर लेबर, कि लेडी जो है लेबर के लिए तैयार है। आई बात समझ में। अब ये बिशॉप स्कोर जो होता है,
इसके अंदर क्या होते हैं, देखो 5 कंपोनेंट होते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पार्टोग्राफ में 3 कंपोनेंट लिए थे, यहाँ पे 5 चीजें चेक करते हैं। क्या क्या चेक करते हैं, देखो सबसे पहले पहला कंटेंट देखो आपके पास में सर्विक्स डायलेशन, सेकंड आपके पास में सर्विक्स की पोजीशन, थर्ड आपके पास में इफेसमेंट, फिर सर्विक्स की कंसिस्टेंसी, देखो इतनी सारी चीज सर्विक्स पे डिपेंड है, और हेड ऑफ स्टेशन। अब एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्कोर किस तरीके से बनाएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक आप लोग एक टेबल बनाते हो, और टेबल बना के एक स्कोर निकालते हो। कौन सा स्कोर, देखो किस तरीके से निकालेंगे बाइस ऑफ स्कोर, कि यहाँ तो लिख देंगे आप कंटेंट, यहाँ तो आपने लिख दिया कंटेंट, और उसके बाद में जो है कंटेंट में यहाँ पे आप 3 स्कोर देते हो, जिसके अंदर आप जो है मिनिमम 0 और मैक्सिमम जो है 3 स्कोर। जैसे कि मान लीजिए पहला कंटेंट है सर्विस डायलेशन, सर्विस का डायलेशन। अब सर्विस डायलेशन में आप देखो 0 नंबर कब देंगे, जब सर्विस का डायलेशन 0 सेंटीमीटर हुआ हो। अगर 0 सेंटीमीटर सर्विस का डायलेशन हो रखा है तो 0 नंबर देंगे। आई बात समझ में, 2 नंबर यहाँ लिख लेंगे हम लोग। और अगर सर्विक्स का डायलेशन जो है 1 से 2 सेंटीमीटर हुआ है तो हम लोग देंगे 1 नंबर। अगर सर्विक्स का डायलेशन 3 से 4 सेंटीमीटर हुआ है तो हम देंगे 2 नंबर। और सर्विक्स का डायलेशन अगर 5 सेंटीमीटर हो गया तो हम कितने देंगे, 3 नंबर। क्लियर, ये तो हो गया सर्विक्स डायलेशन के लिए। पोजीशन, सर्विक्स की पोजीशन के लिए अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग जो है मार्क्स देंगे। अगर पोस्टीरियर है तो 0 नंबर, अगर मिडिल में है तो 1 नंबर, और अगर एंटीरियर है आपके पास में, अगर एंटीरियर है तो 2 नंबर। एंटीरियर कितने नंबर, 2 नंबर। और अनडिफाइंड पोजीशन है तो हम लोग देंगे 3 नंबर। आई बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं इफेसमेंट। इफेसमेंट मैंने कल बताया था आपको, शॉर्टनेस ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज इफेसमेंट। अगर इफेसमेंट 3 सेंटीमीटर हुआ है, सॉरी अभी भी जो है सर्विक्स की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो हम उसको देंगे 0 नंबर। अगर 2 सेंटीमीटर है सर्विक्स की लंबाई तो हम लोग देंगे 1 नंबर। सर्विक्स की लंबाई अभी भी 1 सेंटीमीटर है तो हम देंगे 2 नंबर। और अगर सर्विक्स की लंबाई 0 सेंटीमीटर है, मतलब 100% इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हम कितना स्कोर देंगे, 3 स्कोर। कितना देंगे, 3 स्कोर। आई बात समझ में। सर्विस की कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, देखो कितने सारे इसके अंदर कंटेंट होते हैं, 5। एक तो डायलेशन, एक पोजीशन, एक इफेसमेंट, एक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर हार्ड है, अभी सर्विक्स हार्ड आपको लग रही है, जब आपने पालपेट करके देखा तो 0 नंबर। और अगर सेमी सॉलिड लग रही है तो 1 नंबर। और अगर लूज लग रही है तो 2 नंबर। और अगर किसी तरह की फील नहीं हो रही तो आपके पास में 3 नंबर। हेड स्टेशन, अब ये हेड स्टेशन में आपको बता देता हूँ, देखो क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे हेड का स्टेशन क्या है। देखो फिर लिखेंगे इसके मार्क्स। हेड का स्टेशन का मतलब होता है कि स्चेल स्पाइन से हेड नीचे और ऊपर कितना है। स्चेल स्पाइन से, स्चेल स्पाइन से जो स्टेशन होता है वो कहाँ पे होता है, स्चेल स्पाइन पे होता है। क्लियर। अब जो स्चेल स्पाइन वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम 0 स्टेशन मानते हैं। क्या मानते हैं, 0। क्लियर। यहाँ पे हम क्या मानते हैं, 0 स्टेशन। और पेल्विस के अंदर के साइड में -1, -2, -3, -4 और -5। और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा हेड जो डिसेंट होता जाएगा तो +1, +2, +3, +4 एंड +5। आई बात समझ में। तो स्चेल स्पाइन से हेड की क्या स्थिति है, उसी को हम स्टेशन कहते हैं। एट द पॉइंट ऑफ स्चेल स्पाइन द स्टेशन इज 0। स्चेल स्पाइन के जो पॉइंट है उस पे स्टेशन क्या माना जाता है, 0।
अब देखो हम बाइसॉप स्कोर के अंदर किस तरीके से देखो इस हेड स्टेशन की मार्किंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। अगर हेड का जो स्टेशन है अभी यहाँ पर है -3 वाले पॉइंट पे, हेड यहाँ पर है -3 पे, तो हम बाइसॉप स्कोर के अंदर जो स्कोर देंगे वो -3 के लिए 0 देंगे। -3 पे कितना स्कोर देंगे? 0। और अगर -2 पे है तो हम इसके लिए 1 स्कोर देंगे, 1 वाले कॉलम में लिखा हूं ना। और अगर मान के चलो -1 पे है हेड का स्टेशन तो हम कितना देंगे? जो है 2 स्कोर देंगे। और अगर 0 पे आ गया या प्लस में जाने लगा तो हम 3 स्कोर देंगे। कितना स्कोर देंगे? 3। अब इन सब चीजों से देखो, इन 5 आपको बताइए, इन 5 कंटेंट से मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाए? 5 3 या 15, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर क्या है? 3 है ना। तो यहाँ पे देखो आप ये सोच रहे हो कि 15 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें अननोन रहती है, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि सर्विक्स पोजीशन, तो सर्विक्स पोजीशन में कभी भी 3 जो है स्कोर नहीं दिया जाता, वहां पे 2 तक ही रहता है। मैक्सिमम स्कोर जो है सर्विक्स पोजीशन कितना रहता है? 2। उसी तरीके से आपके जो है कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स, उसका मैक्सिमम स्कोर भी कितना होता है? 2। बाकी सबके कितने होते हैं? 3 3। हेड स्टेशन के भी 3 होते हैं मैक्सिमम, रिप्लेसमेंट का भी 3 होता है, सर्विस डायरेक्शन का भी कितना होता है? 3। तो आपके पास में कितने हो गए मैक्सिमम स्कोर? 3 और 2 5 और 3 8, 8 2 10 और 3 13। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बाइसॉप स्कोर का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। कैसे ही पूछ सकता है कि बाइसॉप स्कोर के अंदर सर्विस कंसिस्टेंसी का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 2 होता है सर्विस कंसिस्टेंसी का ना। और सबका मिला के बात करें तो बाइसॉप स्कोर में जो मैक्सिमम स्कोर है कितना होता है? 13। और आपके पास में जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए मैक्सिमम स्कोर 13। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपके पास में कितना हो सकता है? 0 हो सकता है यहाँ पे। नॉर्मल जो स्कोर माना गया है वेजाइनल डिलीवरी के लिए वो है आपके पास में, और अगर नॉर्मल देखो रेंज मानी जाए वेजाइनल डिलीवरी के लिए 8 होना चाहिए या मोर देन 8 होना चाहिए। नॉर्मल स्कोर की बात करें 6 से 13, 6 से कम होते हैं मान के चलो कि जो मदर है वो अभी डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है। 6 होते ही 6 स्कोर, ये ध्यान रखेंगे, 6 स्कोर इज इंडिकेटेड टू, इसको इंडिकेटेड करता है कि प्रेग्नेंट लेडी जो है रेडी है लेबर के लिए। 6 स्कोर आते हैं, ये इंडिकेट करता है रेडीनेस ऑफ लेबर, कि लेबर होने वाला है। क्लियर माइंड के अंदर। तो आपके पास में आपने क्या पढ़ा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं। मैं यहीं पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन जो है लेबर के अंदर हम लोग यूज करते हैं, यहीं फर्स्ट स्टेज में। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं पोजीशन ड्यूरिंग लेबर। देखो सबसे पहले अगर आप जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो मरीज को लेबर के टाइम पे, तो उसको कौन सी पोजीशन दोगे, और सिजेरियन के सेक्शन में कौन सी पोजीशन दोगे? दोनों में सेम ही देते हैं हम लोग ना। पोजीशन फॉर ट्रांसफर ये अलग से पॉइंट है, ध्यान रखना, उसका नहीं है। या सिजेरियन, दोनों के लिए सेम, ट्रांसफर करने के लिए और सिजेरियन के लिए दोनों के लिए सेम पोजीशन देते हैं। और यहाँ पे जो पोजीशन देते हैं वो है डोर्सल विथ एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बटक्स। डोर्सल पोजीशन और बटक्स को कितना एलिवेट करेंगे? 15 डिग्री एलिवेट करके पोजीशन देंगे, ध्यान रखेंगे डोर्सल के साथ में। अगर एग्जामिनेशन कर रहे हो कि हाँ कितना डायलेट हुआ, तो उस टाइम पे कौन सी पोजीशन दोगे? पोजीशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन।
एग्जामाइन कर रहे हो कितना डायलेशन हुआ कितना नहीं हुआ, तो उसके टाइम जो है आप कौन सी पोजीशन दोगे, डोर्सल। उस टाइम भी कौन सी दोगे, डोर्सल रिकॉम्बिनेंट पोजीशन, डोर्सल रिकॉम्बिनेंट है ना, डोर्सल रिकॉम्बिनेंट पोजीशन, दोनों पैर सिमटे हुए और सुपाइन पोजीशन है ना, उसको बोलते हैं डोर्सल रिकॉम्बिनेंट। तीसरा, अगर पोजीशन फॉर प्रमोट द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को प्रमोट करने के लिए आप कौन सी पोजीशन दोगे प्रेग्नेंट मदर को, वो मैंने पहले ही बता दिया है, पोजीशन फॉर प्रमोट सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए या खुद के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप कौन सी पोजीशन देते हो प्रेग्नेंट लेडी को, फिक्स है वो लेफ्ट लेटरल, सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या देंगे, लेफ्ट लेटरल। चौथी पोजीशन ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछते हैं आइडियल पोजीशन फॉर लेबर, लेबर के लिए आइडियल पोजीशन कौन सी है, याद रखेंगे लिथोटोमी, आइडियल पोजीशन कौन सी है, लिथोटोमी। और पांचवा पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पोजीशन टू पुश द फीटस, फीटस को पुश करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, स्पेटिंग, उकड़ू है ना, उकड़ू बिठाएंगे उसको और कहेंगे, उकड़ू समझते हो ना, उकड़ू बिठा के पुश करने के लिए बोलेंगे ना, तो ये चीजें थी आपके पास में फर्स्ट स्टेज के मैनेजमेंट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज में, मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। देखो सबसे पहले सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो है पोजीशन कौन सी देते हैं हम लोग, ये याद रखेंगे, लिथोटोमी आइडियल पोजीशन है आपके लेबर के लिए, क्लियर है माइंड के अंदर, कौन सी लिथोटोमी पोजीशन, जिसके अंदर क्या होता है, देखो ये ध्यान रखेंगे, बैक एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, लेग सपोर्टेड ऑन स्ट्रिप, जो लेग होती है वो सपोर्टेड होती है ऊपर, और सुपाइन पोजीशन में तो है मरीज, देखेंगे आप लोग फोटो देखेंगे इसका, फीटल हार्ट रेट आपको हर 15 मिनट में लेनी है यहाँ पे, वहां पे जो फर्स्ट स्टेज था उसमें कितने में लेते थे हम लोग, 30 मिनट में, यहाँ पे हर 15 मिनट में लेनी है फीटल हार्ट रेट, एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में आपको फीटल हार्ट रेट लेनी है। और जो है बीरिंग डाउन फोर्सेस के लिए कहेंगे मदर को ना, टू एडवाइज, जिससे कि जो है बेबी का हो नीचे खुश हो, टू एडवाइज द मदर टू अप्लाई बीरिंग डाउन फोर्स, पुश करने के लिए कहेंगे ना, डायलेशन से लेके, और कहां तक होती है सेकंड स्टेज, डायलेशन से लेके बेबी बर्थ तक है ना। देखो ये चीजें आपके मुंह पे होनी चाहिए कि कौन सी स्टेज को कब कहते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर। थर्ड स्टेज के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, थर्ड स्टेज मैनेजमेंट, देखो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेसेंटा, मेन चीज बस यही है इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेसेंटा। और क्या करते हैं, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे प्लेसेंटा, कोटिलिडोन्स को गिनेंगे, टू काउंट कोटिलिडोन, कोटिलिडोन को काउंट करेंगे, कितने होते हैं नॉर्मल बताओ, 15 से 29 नॉर्मल होते हैं ना। अगर बिट्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा इन द यूट्रस कैन कॉज सेकेंडरी पीपीएच, अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी टुकड़ा अगर प्लेसेंटा का जो है अंदर रह गया, तो जब भी वो बाहर निकलेगा तब फिर और ब्लीडिंग देगा वो, ध्यान रखना। कोई भी टुकड़ा बिट्स ऑफ प्लेसेंटा इन यूट्रस कैन कोज, क्या कोज कर सकता है, सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच है ना, किसे कहते हैं सेकेंडरी पीपीएच बताओ। आफ्टर 24 आवर्स के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, डिलीवरी के आफ्टर 24 आवर्स के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसको सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। प्राइमरी पीपीएच
24 के अंदर जो ब्लीडिंग होती है ना, 24 आवर्स के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी पीपीएच। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके पास में, मैनेजमेंट ऑफ द लेबर, ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्लास का हमारा टॉपिक है प्यूरपेरियम। प्यूरपेरियम सबसे पहले तो प्यूरपेरियम क्या है, देखो इस चीज को समझना होता है। प्यूरपेरियम क्या है, तो यहाँ पर हम देखो इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, हर चीज बताऊंगा मैं इसके बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड कि प्यूरपेरियम पीरियड के अंदर क्या क्या ऑर्गन चेंजेज होते हैं ड्यूरिंग प्यूरपेरियम, ये प्यूरपेरियम क्या है सबसे पहले ये पढ़ेंगे, और इसके अंदर क्या क्या चेंज होते हैं तो वो पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे लोकिया के बारे में, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे मैनेजमेंट कि क्या क्या इंटरवेंस करते हैं ड्यूरिंग प्यूरपेरियम। प्यूरपेरियम के टाइम पे क्या क्या जो है हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, क्या क्या इंटरवेंशन करते हैं, और उसके बाद लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। तो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है प्यूरपेरियम। प्यूरपेरियम की डेफिनेशन की बात करता हूं मैं, देखो डेफिनेशन ऑफ प्यूरपेरियम। डेफिनेशन की आप बात करोगे तो ये क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, इट इज द ड्यूरेशन। प्यूरपेरियम का मतलब ड्यूरेशन है चाइल्ड बर्थ से लेकर बेबी बाहर आ गया वहां से लेकर 6 वीक तक का प्रोसेस है। 6 वीक का प्रोसेस है, 42 दिन तक का समय, बच्चे के जन्म से लेकर 42 दिन तक का 42 दिन तक का समय है, उसको हम प्यूरपेरियम पीरियड कहते हैं। क्लियर। बर्थ से लेकर 42 डेज का जो टाइम है या 6 वीक का जो समय है उसको प्यूरपेरियम पीरियड कहते हैं। क्लियर। और इस पीरियड के अंदर क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता है, ओवुलेशन नहीं होता, इसलिए इस पीरियड को इनओवुलेशन भी कहते हैं। ये भी बात ध्यान रखेंगे, इस पीरियड का दूसरा नाम क्या है, इनओवुलेशन पीरियड भी है। क्लियर। इस पीरियड का दूसरा नाम क्या है, इनओवुलेशन पीरियड भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि जो प्यूरपेरियम पीरियड है उसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी हुई, आपने कहा सर 42 डेज होती है। क्लियर माइंड के साथ। अब देखो इस 42 डेज को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो अर्ली प्यूरपेरियम, एक आपके पास में लेट प्यूरपेरियम। 2 टाइप की होती है, अर्ली प्यूरपेरियम एंड लेट प्यूरपेरियम। अब जो अर्ली प्यूरपेरियम होती है वो आपके पास में बर्थ से लेकर जो फर्स्ट, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे इमीडिएट प्यूरपेरियम भी, हाँ, तीन पार्ट में डिवाइड है। इमीडिएट भी होता है, इमीडिएट, अर्ली और लेट। इमीडिएट जो होता है फर्स्ट 24 आवर्स का, फर्स्ट 24 आवर्स का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं अर्ली, सॉरी, इमीडिएट प्यूरपेरियम। और अर्ली प्यूरपेरियम किसे कहेंगे, 7 डेज का, 24 आवर्स से लेकर 7 डेज का जो टाइम होगा उसको अर्ली प्यूरपेरियम कहेंगे। और 7 डेज से लेकर आपके 6 वीक तक का, 6 वीक तक का जो टाइम होगा लेट प्यूरपेरियम। 7 दिन से लेकर 6 वीक तक का जो टाइम होगा उसको लेट प्यूरपेरियम कहेंगे। आई बात समझ में। अब देखो, अब हम बात करते हैं चेंजेस ऑर्गन ड्यूरिंग प्यूरपेरियम, क्या क्या चेंजेस होते हैं। आई बात समझ में। चेंजेस ऑफ ऑर्गन ड्यूरिंग प्यूरपेरियम, देखो आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, चेंजेस ऑफ ऑर्गन ड्यूरिंग प्यूरपेरियम। अब एक बात बताओ आप लोग, 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी, उसके अंदर क्या हुआ, पहले ऑर्गन का चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी, बच्चे को अंदर रखना था, उसका अंदर ही लालन पालन पोषण करना था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके जो फीमेल्स है उसके ऑर्गन्स में चेंजेस होते हैं, उसके ऑर्गन में चेंजेस, जैसे बच्चा बाहर आ गया, अब वो जो चेंजेस हुए थे ऑर्गन के अंदर किसी काम के हैं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि बच्चे को जो भी काम
काम में लेना था ले लिया, अब तो बाहर आ गया वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। अब वो खुद करेगा जो भी करेगा जो। अब आपके जो चेंजेज जो किसी काम के नहीं रहा। अब क्या होता है देखो, इन 42 दिनों के अंदर जो भी आपके पहले चेंजेज हुए थे 9 मंथ के अंदर, ध्यान से समझेंगे बात को। 9 मंथ में जो भी आपके चेंजेज हुए थे, तो इन 42 दिन में वो चेंजेस वापस रिवर्ट होते हैं। जो जैसा था वैसा का वैसा होने के चांस है ना, कोशिश करता है। एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे मेन चीज ये है कि सबसे ज्यादा जो चेंजेस होते हैं पूरी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी में, वो किस ऑर्गन में होते हैं? यूट्रस में। यूट्रस में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में। अब जैसे ही बेबी बाहर आ गया, सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, किसमें? यूट्रस में। और जैसे ही बेबी बाहर आ गया, अब वहीं पे आपके यूट्रस के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बेबी बाहर आता है, यूट्रस चेंज होना स्टार्ट हो गया जस्ट आफ्टर डिलीवरी। जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपकी जो यूट्रस की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर रह जाती है, जो चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर रह जाती है, और जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो 7.5 सेंटीमीटर रह जाती है। वैसे आपको पता है कि 35 सेंटीमीटर आपके पास में लंबाई, और आपके पास में जो है जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे जो है लंबाई कितनी बढ़ जाती है आपके पास में? 7 गुना, 5 गुना और 3 गुना। ये पढ़े थे आप लोगों ने? सॉरी 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 सॉरी, जो लंबाई है वो तो आपके पास में कितनी हो जाती है? 5 गुना ना, प्रेगनेंसी में। तो 5 गुना के हिसाब से कितनी हो जाती है? वैसे नॉर्मल जो है 7 रहती है या 7.5 रहती है, तो 5 गुना के हिसाब से कितनी हो जाती थी? 35 हो जाती थी, है ना। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी हो जाती थी आपके पास में? 15। और अगर मोटाई की बात करें तो कितनी हो जाती थी? मोटाई डबल हो जाती थी, 5। तो यहाँ पे मोटाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चौड़ाई और लंबाई है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है जस्ट आफ्टर डिलीवरी। जस्ट आफ्टर डिलीवरी, है ना। और जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो वेट रहता है वो 1 kg रहता है। वेट जो है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, अगर बात करें कि यूट्रस का वेट कितना रहेगा, वो 1 kg ही रहेगा। और कहाँ पर रहेगा? फंडस जो है 13.5 सेंटीमीटर एबोव सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के 13.5 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा। आई बात समझ में? अब 2 वीक के बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद में यूट्रस जो है, यूट्रस अगेन बिकम पेल्विक ऑर्गन। बिकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वापस से पेल्विक ऑर्गन कब बन जाता है यूट्रस? 2 हफ्ते में। क्योंकि तुम्हें पता है प्रेगनेंसी में जो है जो आपका यूट्रस है वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। आई बात समझ में? जिफोइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है, जिफोइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है। आई बात समझ में? तो 2 हफ्ते के बाद में वापस से पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। क्लियर? अब क्या होता है देखो, बाकी जो है ब्रिस्ट पे कोई इतना वापस इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेन जो है चेंज किस में होता है? यूट्रस के अंदर। और इस टाइप की जो जो फीमेल जो है इस पीरियड में चलती है ना, जो फीमेल इस पीरियड में रहती है, मतलब प्रीपेरियम पीरियड में रहती है, जो फीमेल प्रीपेरियम पीरियड में होती है, रहती है, उसे प्रीप्यूरा कहते हैं। उस फीमेल का नाम क्या रहता है? प्रीप्यूरा। उस फीमेल को क्या कहते हैं? प्रीप्यूरा। आई बात समझ में? और अगर कंप्लीट रिकवरी की बात करें यूट्रस की, तो कंप्लीट जो रिकवरी होती है, कंप्लीट रिकवरी जो होती है वो 6 वीक में होती है। पूरे 42 दिन लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, जो एक्सटर्नल ओस होता है सर्विक्स का, एक्सटर्नल ओस कभी भी पहले की कंडीशन में नहीं आता। नेवर गोस टू न्यूलीपेरस।
कंडीशन, न्यूली पेरेंस कंडीशन में कभी भी नहीं आता है। तो ये देखो, ये तो था यूट्रस। अब मान के चलो यहाँ पर एक वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखेंगे, अगर 6 वीक में भी यूट्रस अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आया, अपनी नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल पोजीशन में वापस नहीं आता, वापस नहीं आता, 6 वीक में भी यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन में अगर वापस नहीं आता तो इसको बोलते हैं सब इनोव्यूलेशन, है ना, सब इनोव्यूलेशन, सब इनोव्यूलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार डीएसएसबी ने पूछा है, बहुत बार पूछा है डीएसएसबी ने। अब नेक्स्ट अपने पास में ये तो हो गए ऑर्गन चेंजेस के बारे में। मेन चेंजेस यूट्रस में होता था, यूट्रस को वापस अपनी जगह पे आना है। सेकंड आपके पास में लोकिया। लोकिया में क्या होता है, देखो एक तरीके का ये गंदा सिक्रेशन होता है बात समझ में, इसको बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। अब देखो ये क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर कंटेंट होता है, तो यूट्रस के डेड टिश्यू वगैरह होते हैं इसके अंदर, यूटेराइन कंटेंट होते हैं, तो यूटेराइन सिक्रेशन, और एक सर्विक्स में भी जो भी कटे पिटे ऑर्गन्स है उनको बाहर निकालेगा, और एक वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइना के थ्रू निकलेगा बाहर, म्यूकस वगैरह होता है इसके अंदर। तो फर्स्ट 2 वीक तक निकलता ही है, और फर्स्ट 2 वीक 15 दिन के लिए होता है, लेकिन मे बी एक्सटेंड फॉर 3 वीक भी हो सकता है। 15 दिन के लिए, शुरुआत के 15 दिन तक निकलता है ये लोकिया, ये बात ध्यान रखेंगे, शुरुआत के 15 दिन के लिए लोकिया निकलता है, शुरुआत के 15 डेज के लिए निकलता है। मदर की वेजाइना जो भी कंटेंट उसके अंदर रह गए हैं वेजाइना में, यूट्रस में, उसको बाहर निकालना। आई बात समझ में? तो आपको ये बात ध्यान रखें, जो 2 दिन, फर्स्ट के 2 दिन जो निकलता है, फर्स्ट के 2 दिन 2 डेज जो लोकिया निकलता है वो स्टेराइल होता है, स्टेराइल लोकिया ना। और अकॉर्डिंग टू कलर जो आपके लोकिया उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू कलर। तो अकॉर्डिंग टू कलर ही ध्यान रखेंगे, एग्जाम के अंदर यही से क्वेश्चन बनता है, अकॉर्डिंग टू कलर टाइप्स ऑफ लोकिया, अकॉर्डिंग टू कलर टाइप्स ऑफ लोकिया। कौन कौन से होते हैं देखो अकॉर्डिंग टू कलर टाइप्स ऑफ लोकिया आपके पास है। सबसे पहले देखो ऐसे याद करेंगे आप लोग, RSA, बस। सबसे पहला कौन सा, लोकिया रब्रा, फिर लोकिया सिरोसा, फिर लोकिया एल्बा। आई बात समझ में? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब एक बात देखेंगे यहाँ पे, देखो लोकिया रब्रा की R4 इसका कलर होगा रेड, रेड कलर की अगर लोकिया है तो रब्रा। सिरोसा सिरस कलर का थोड़ा थोड़ा येलो, येलो कलर की है तो सिरोसा, और व्हाइट कलर की है तो आपके पास में एल्बा, व्हाइट कलर की है तो आपके पास में कौन सी होती है, एल्बा। कौन सी होती है, एल्बा। अब जो लोकिया रबड़ा है, शुरू वाली लोकिया रबड़ा जो है, शुरुआत के 4 दिन, 1 से लेकर 4 दिन तक ये निकलती है। उसके बाद 5 से लेकर 9 दिन तक कौन सी आपके पास में, 15 दिन तक निकलती है ना आपको लोकिया। 1 से 4 दिन रेड कलर की निकलेगी, उसको रबड़ा कहेंगे। 5 से 9 तक येलो कलर की निकलेगी, उसको सिरोसा कहेंगे। और एल्बा जो होती है आपके पास 10 से लेकर 14 दिन तक, 2 हफ्ते के लिए बताया गया था ना। जो लोकिया होता है वो पीएच में ध्यान रखना, पीएच पूछ सकते हैं, पीएच क्या होती है लोकिया की, कि एसिडिक होता है या फिर एल्कलाइन होता है। जो लोकिया होता है एल्कलाइन होता है, और इसके अंदर कैसे स्मेल आती है, फीसी, मछलियों की तरह की फीसी स्मेल, मछलियों की तरह की स्मेल आती है इसके अंदर, है ना। अमाउंट की बात करें, देखो कितना निकलता है, पूछ लिया जाए कि ये जो है कितना निकलता है, तो अलग अलग अमाउंट में निकलता है, अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से। तो शुरुआत में इसका अमाउंट बात कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ लोकिया की, तो फर्स्ट 5 से 6 दिन, 5 to 6 डेज जो है 250 ml। आई बात समझ में?
अब देखो, इसके अमाउंट को जानने के लिए हम पेड मेथड यूज करते हैं। पेड, जो सैनिटरी पेड आते हैं उससे हम पता कर सकते हैं। अगर पेड़ के अंदर क्या है, देखो जो पेड़ है उसमें 1 से 2 सेंटीमीटर तक भीगा हुआ है। भीगा हुआ है पेड़ 1 से 2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? कितने में? 1 घंटे के अंदर लगाया था, 1 घंटे में कितना भीग गया? 1 से 2 सेंटीमीटर भीग गया। तो हम इसको कहेंगे स्केंटी अमाउंट, की कम है, कोई दिक्कत नहीं है, स्केंटी अमाउंट है, कम है। और 1 घंटे के अंदर 2 से 4 सेंटीमीटर भीग गया पेड़, स्केंटी समझ गए? 1 घंटे के अंदर अगर 2 से 4 सेंटीमीटर पेड़ जो है गीला हो गया, वेट हो गया पर आवर, तो इसको कहेंगे स्मॉल अमाउंट, कि जो लोकिया निकल रहा है वो स्मॉल अमाउंट में निकल रहा है। और अगर पेड़ 4 से 6 सेंटीमीटर गीला हो गया, गीला पर आवर में, तो उसको कहेंगे मॉडरेट अमाउंट। और अगर पेड़ जो है एक्सेस या हेवी अमाउंट में गीला हुआ, कंप्लीट सेचुरेशन, अगर हेवी अमाउंट में गिला हुआ तो एक्सेस या हेवी अमाउंट में कहेंगे उसको एक्सेस लोकिया निकल रही है, तो उस कंडीशन में कंप्लीट सेचुरेटेड आपको पेड़ दिखाई देगा, पूरा का पूरा गीला। सेचुरेटेड का मतलब, कंप्लीट सेचुरेटेड का मतलब पूरा गीला पेड़ आपको दिखाई देगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है एक्सेसिव अमाउंट में लोकिया इसके निकल रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में ना। अब क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है, देखो लोकिया के क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ लोकिया। लोकिया की क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है? सबसे पहले उसकी स्मेल। अगर स्मेल ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव स्मेल है, गंदी स्मेल आ रही है, तो ये किसको इंडिकेट करेगी? इन्फेक्शन को। आई बात समझ में? और अगर लगातार रेड कलर की लोकिया है, लगातार रेड कलर लगातार है, लगातार रेड कलर है, तो ये किसको शो करता है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेड कलर की लोकिया बहुत दिनों तक आ रही है, तो ये सब इनवोल्यूशन को है ना, सब इनवोल्यूशन, सब इनवोल्यूशन। इसका मतलब अभी अभी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सब इनोलेशन का मतलब होता है इनकम्प्लीट इनोलेशन, मतलब जो यूट्रस है वो पहले की स्थिति में नहीं पहुंचा, इनकम्प्लीट इनवोल्यूशन। इनवोल्यूशन का मतलब वापस यूट्रस पुरानी पोजीशन में पहुंच जाना। जब वापस यूट्रस पुरानी पोजीशन नहीं पहुंच पाता तो उसको क्या बोलते हैं? सब इनवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर देखो, ये ध्यान रखना, अगर ऑफेंसिव स्मेल आ रही है लोकिया के अंदर, तो क्या इंडिकेट करती है? इन्फेक्शन को। रेड कलर तो किसको? सब इनोल्यूशन को। आई बात समझ में? और अगर कम अमाउंट में लोकिया स्केंटी अमाउंट में निकल रही है, स्केंटी अमाउंट समझ गए ना, बिल्कुल ही कम अमाउंट में अगर लोकिया निकल रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जमा हो रही है, कलेक्शन ऑफ लोकिया। कहीं ना कहीं लोकिया जमा हो रहा है यूट्रस में, कलेक्शन ऑफ लोकिया। और इसको हम क्या नाम से देंगे? देखो, मेडिकल टर्म की बात करें हम लोग, लोक्योमेट्रा। कि जो मेट्रियम है यूट्रस के अंदर है ना, मेट्रियम किसके लिए यूज करते हैं वर्ड? यूट्रस के लिए। लोक्योमेट्रा की यूट्रस के अंदर लोकिया जमा होने लगा है ना। अब बात करते हैं चेंजेस ड्यूरिंग प्रीपेरियम पीरियड। प्रीपेरियम पीरियड के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं? देखो कि आपके पल्स कितनी चेंज होती है ना। चेंजेस ड्यूरिंग प्रीपेरियम, थोड़ा छोटा सा टॉपिक साथ में ले लेते हैं। ड्यूरिंग प्रीपेरियम, प्रीपेरियम समझ गए ना, डिलीवरी के बाद के 42 दिन का समय। अब देखो पल्स रेट, सबसे पहले पल्स रेट बढ़ जाती है इसके अंदर, क्योंकि जो है बढ़ जाती है पल्स रेट, क्योंकि क्या, फ्लूइड निकल रहा है ना बॉडी से, इस वजह से ना, फ्लूइड लॉस, फ्लूइड लॉस होता है, इस वजह से पल्स रेट बढ़ जाती है। तीसरा ब्लड का लॉस होता है ना। चौथा वेट का लॉस होता है, वेट लॉस। और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्परेचर का याद है, परफेरियल पीरियड में थोड़ा टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से। 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल है ये, नॉर्मल है ना यहाँ पे। क्लियर?
तो ये सारी चीजें आपको देखो प्रीपेरियम पीरियड में दिखाई देगी। अब देखो प्रीपेरियम पीरियड मतलब जब तक प्रेगनेंसी चलती है तब तक क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है और ओवुलेशन भी नहीं होता है। तो फिर कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, वो बात करते हैं। मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन आफ्टर डिलीवरी। अगला हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन आफ्टर डिलीवरी। सबसे पहली बात, अगर कोई भी लैक्टेटिंग मदर है, देखो ये चीज याद करने वाली है, लैक्टेटिंग मदर है तो उसके 3 महीने तक एमनोरिया रहेगा, तुम्हें पता है पहले तो। एमनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल अप टू 3 मंथ। लैक्टेटिंग मदर और नॉन लैक्टेटिंग मदर है, नॉन लैक्टेटिंग मदर है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है, तो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है एब्सेंट तो रहेगा लेकिन 1 महीने तक, 1 महीने बाद उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस आने के चांसेस है ना। एब्सेंट फॉर ओनली 1 मंथ। दूध पिला रही है तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना वो 3 महीने का जो है कॉन्ट्रासेप्शन देती है नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग। और अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, लगातार अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लैक्टेशन, एक नॉन लैक्टेटिंग है ना, दो तरीके की है, लैक्टेटिंग एंड नॉन लैक्टेटिंग। अगर लैक्टेटिंग है तो 3 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा, नॉन लैक्टेटिंग है तो 1 महीने तक। और अगर एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, एक्सक्लूसिव है ना, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है दिन में 7 बार, तो अप टू 6 मंथ तक, 6 महीने तक जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी नहीं आएगी उसको। आगे बात समझ में, क्लियर माइंड के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का क्या ये नेचुरल मेथड है, क्लियर है। अब देखो यहां पर थोड़ी सी एक चीज याद रखनी है तुम्हें, क्या देखो, अगर लैक्टेटिंग मदर है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बना रहा हूं यहाँ पे, अगर लैक्टेटिंग मदर है तो एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसको 3 महीने के बाद जरूरत पड़ेगी। 3 महीने से तो उसका जो है कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं है, उसको वापस प्रेगनेंसी नहीं होगी, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन उसको मिलता रहेगा 3 महीने तक तो। लेकिन उससे पूछा जाए एग्जाम में कि उसको जो है कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत कब से पड़ेगी, अगर उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो कॉन्ट्रासेप्शन लेना कब से जरूरी है, तो आफ्टर 3 मंथ। एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड should be used आफ्टर 3 मंथ, लैक्टेटिंग मदर के लिए ना। और नॉन लैक्टेटिंग मदर है, प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा डिलीवर हो गया, तो नॉन लैक्टेटिंग मदर जो दूध नहीं पिला रही है उसको 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद ही उसको क्या लेना पड़ेगा, आफ्टर 1 मंथ बाद उसको कॉन्ट्रासेप्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वो जो है मां बन सकती है। आई बात समझ में, 3 वीक के बाद ही, एक को 3 महीने के बाद, एक को 3 वीक के बाद, याद रखेंगे इस चीज को, क्लियर है माइंड के अंदर। अब हम बात करेंगे, देखो वो लैक्टेशन की बात करेंगे जो अपना लास्ट टॉपिक था क्लास का। तो लैक्टेशन, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। किस तरीके से जो है मिल्क का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड इमीडिएटली, सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी, आरआरबी, ईएसआईसी, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्रेस्ट फीडिंग के कितनी देर के, सॉरी बर्थ के कितनी देर के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टिंग
ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। इमीडिएटली, अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। बर्थ से इमीडिएटली आफ्टर बर्थ है ना, बर्थ के तुरंत बाद हमें जो है माँ का पहला पीला दूध मतलब कोलेस्ट्रॉम उसको पिलाना है, अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ है ना, विद इन, कब तक बिल्कुल अच्छा टाइम है, आधे घंटे के अंदर अंदर, विद इन हाफ आवर है ना, विद इन हाफ आवर, जब भी आपको याद आ जाए तब है ना। और अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ये तो नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल डिलीवरी की, और अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, सिजेरियन हुई है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कितनी देर के बाद कराओगे, 4 घंटे के बाद में। ये बात ध्यान रखेंगे, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, क्लियर माइंड के अंदर। तो अगर वेजाइनल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो आधे घंटे के अंदर कभी भी, जब भी पता लगे तब पिला दिया। और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो 4 घंटे के बाद में पिलाएंगे ना। अब नेचर कैसा होता है देखो मिल्क का, तो अपने पास में नेचर ऑफ मिल्क, तो अकॉर्डिंग टू डेज, डेज बाय डेज, हर दिन जो है नेचर चेंज होता रहता है। जैसे कि जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, पहला पीला गाढ़ा दूध, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। एग्जाम में आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, जिसके अंदर क्या होती है 86% जो है पानी होता है, क्लियर। और कैसा दिखाई देता है, थिक येलो, थिक येलो, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध है ना, यही कहते थे। उसके बाद में इसमें क्या क्या होते हैं देखो, विटामिन ए होता है, स्पेशली ध्यान रखेंगे, IgA होता है, एंटीबॉडी ए, ये ध्यान रखेंगे, और प्रोटीन एंड सोडियम है ना, प्रोटीन एंड सोडियम। और लेस अमाउंट के अंदर जो है, जो सबसे कम अमाउंट में होते हैं वो कौन होते हैं इसके अंदर, शुगर और फैट। शुगर और फैट लेस अमाउंट में होते हैं। तो पहले जो शुरुआत के जो 3 दिन का जो मिल्क होता है, ध्यान रखना, फर्स्ट 3 डेज का जो मिल्क होता है, फर्स्ट 3 डेज का जो मिल्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, पहले 3 दिन का कोलेस्ट्रम है ना। उसके बाद में आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद 10 से 12 दिन तक का जो मिल्क होता है, वो थोड़ा सा जो है हल्का पतला हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसिशनल, ट्रांसिशनल मिल्क। और उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद में, आफ्टर 10 टू 12 डेज, 10 से 12 दिन के बाद में जो मिल्क आता है उसको बोलते हैं मैच्योर मिल्क। जो मिल्क आता है उसे क्या बोलते हैं, मैच्योर मिल्क, क्लियर। क्लियर है माइंड के अंदर कि कोलेस्ट्रम किसे कहेंगे, ट्रांसिशनल मिल्क किसे कहेंगे, और मैच्योर मिल्क किसे कहेंगे। अब आते हैं फेजेज ऑफ लैक्टेशन, कि लैक्टेशन के कौन कौन से फेजेज होते हैं ना। फेजेज ऑफ लैक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ध्यान से देखेंगे। फेजेज ऑफ लैक्टेशन के अंदर देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेमोजेनेसिस। पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में देखो पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, सीधी सीधी बात है। उसके बाद दूध बनेगा, मिल्क का फॉर्मेशन होगा, 2 चीज, मिल्क का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जो है मिल्क को बाहर निकाला जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, पहले तो ब्रेस्ट बनना, मिल्क बनना, और मिल्क का बाहर निकलना। तो ब्रेस्ट बनने को, ब्रेस्ट डेवलपमेंट को बोलते हैं मेमोजेनेसिस। ब्रेस्ट डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मेमोजेनेसिस, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर होता है। 400 ग्राम बढ़ जाता है वजन इसका, तुम्हें पता है। प्रेगनेंसी में कौन करता है, एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है मेमोजेनेसिस या मेमोजन हार्मोन भी कहलाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। सेकंड, इसको मेमोजन हार्मोन भी कहते हैं। सेकंड जो फेज है वो है लैक्टोजेनेसिस।
लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस का मतलब मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन क्लियर माइंड के। और मिल्क फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्लियर। लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस हो गया, मिल्क बन गया, पहले तो ब्रिस्ट बन डेवलप हो गया, मिल्क बन गया। अब मिल्क बाहर कैसे निकलता है, तो मिल्क के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब मिल्क का बाहर निकलना, सिक्रेशन ऑफ मिल्क। और मिल्क का सिक्रेशन कराने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सीटोसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन भी इसे बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद गैलेक्टोपोएसिस, देखो एक चीज है गैलेक्टोपोएसिस, चौथा वर्ड देखो, ये चीज नहीं है, तुम ध्यान रखेंगे। गैलेक्टोपोएसिस, पोएसिस का मतलब ही क्या होता है, बनना, बनना, आई बात समझ में। तो यहाँ पर गैलेक्टोपोएसिस बनना प्लस निकलना दोनों से मिलकर बनाइए। तो बनने के लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल, आपके प्रोलेक्टिन, और प्रोलेक्टिन के साथ में कौन सा, सकिंग रिफ्लेक्स। ये दो चीजें। गैलेक्टोपोएसिस का मतलब होता है आपके पास में मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का बनना और मिल्क के सिक्रेशन को मेंटेन करना। तो ये कौन करता है, प्रोलेक्टिन और सकिंग ऑफ द बेबी। बेबी का सकिंग जितना अच्छा होगा उतना ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलेगा ना। ऑक्सीटोसिन किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीटोसिन किस पे डिपेंड करता है, सकिंग पे। जितना सकिंग अच्छा उतना ऑक्सीटोसिन ज्यादा, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा उतना ही मिल्क का सिक्रेशन ज्यादा होगा। क्लियर, क्लियर है माइंड के अंदर। अब बात करते हैं, देखो मान के चलो किसी मदर को लैक्टेशन नहीं कराना है, बेबी वगैरह जो है डिलीवरी के दौरान ही एक्सपायर हो गया, तो हम उसका जो है लैक्टेशन सेपरेशन कैसे करेंगे, लैक्टेशन सप्रेशन, लैक्टेशन को सप्रेस कैसे करेंगे, उसका जो मिल्क बन रहा था उस मिल्क को बनना कैसे बंद करेंगे, ये चीज पढ़ते हैं हम। लैक्टेशन सप्रेशन, देखो लैक्टेशन सप्रेशन का मतलब, कोई देखो बेबी डेथ हो गई, न्यूबॉर्न की डेथ, डिलीवरी के टाइम पे हो गई डेथ, है ना, डेथ, न्यूबॉर्न की डेथ जो है डिलीवरी के टाइम। अब मदर का जो है मिल्क बनेगा तो सही, लेकिन मिल्क पिलाएगी किसको, वो बच्चा तो जो है एक्सपायर हो गया। तो उसकी वजह से मदर को जो है ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट फील होता है, भारीपन महसूस होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो उस कंडीशन में हम लोग उसके जो है लैक्टेशन को जो है सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होती है ना। सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी, हीरोग डेरिवेटिव्स, एंटी मेटाबोलाइट्स एंड लिथियम थेरेपी, ये सब क्या करती है, देखो आप शॉर्ट में याद रखेंगे, रियल, REAL, रियल। रेडिएशन थेरेपी भी क्या करती है, ये सप्रेशन करती है किसको, मिल्क फॉर्मेशन, एर्गोड डेरिवेटिव, एर्गोड डेरिवेटिव में कौन आता है, नाम सुनो, इर्गोमेट्रिन एंड मिथार्जिन, इर्गोमेट्रिन एंड मिथार्जिन, आई बात समझ में। ये एर्गोड डेरिवेटिव में आते हैं, और ये भी मिल्क का जो क्या करते हैं, सप्रेशन करते हैं। एंटी मेटाबोलाइट जो कि कैंसर के लिए दी जाती है, एंटी मेटाबोलाइट जो किसके लिए दी जाती है, कैंसर के लिए। और एक आपके पास लिथियम, लिथियम जो कि मेनिया की ड्रग है, मेनिया के लिए दी जाती है। ये क्या करती है, आपके जो मिल्क का सप्रेशन करती है, मिल्क सिक्रेशन को क्या करती है, सप्रेस करती है, आई बात समझ में। मिल्क सिक्रेशन को क्या करती है, सप्रेस। अब देखो अगर किसी का ये तो हो गया कि ये तो करेगी सप्रेस, किसी का बच्चा बच्चा डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो टू सप्रेस लैक्टेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ आइस पैक, जो ब्रिस्ट है उस पर एप्लीकेशन लगाएं, आइस पैक लगाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ आइस पैक, ब्रिस्ट पे आइस पैक लगाएंगे। और बांधने का भी टाइट लिगेशन, टाइट लिगेशन ऑफ ब्रिस्ट, ब्रिस्ट को जो टाइट बांधेंगे, साथ ही साथ में ड्रग्स देंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी का बेबी मर गया तो आप जो है लैक्टेशन सप्रेशन या मिल्क फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए, लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए कौन सी ड्रग्स देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमोक्रिप्टिन,
ब्रोमोक्रिप्टीन देते हैं। क्लियर है? जो कि किसकी प्रोडक्शन को कम कर देती है? प्रोलेक्टिन के, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन के प्रोडक्शन को कम करती है। क्लियर है? ये आपके पास में लैक्टेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे।